हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शुभम ड्रीम क्लासेस लखीमपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी, जो कि हर एक स्टेट वाइज एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हिंदी जो है स्टेट वाइज एग्ज़ाम में हर एक स्टेट में लगभग 1/4 या 1/3 पार्ट रखते हैं हिंदी का, जो कि हम लोगों को सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है हिंदी का। अगर ये हिंदी हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन पा भी सकते हैं और सिलेक्शन से वंचित भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग हिंदी को पहले की जैसे हम लोग वीडियो देते थे आप लोगों को, एमसीक्यू के माध्यम से हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा सही नहीं है। इसलिए अब हम सोच रहे हैं टॉपिक वाइज हिंदी को समझाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा एवं व्याकरण। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय। तो हिंदी में भाषा, सबसे पहले हम भाषा को देखते हैं। भाषा हिंदी में सबसे पहले हम भाषा को सीखेंगे। जब हम भाषा को पूर्णतः सीख जाएंगे तब हम व्याकरण प्रारंभ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में जो भाषा है वो भाषा की उत्पत्ति, जो भाषा है भाषा की उत्पत्ति संस्कृत धातु संस्कृत की भास धातु से हुई है। जो भाषा है वो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। भास अर्थात धातु अर्थात मूल, और मूल भाषा मूल भाषा, धातु अर्थात मूल भाषा। संस्कृत में हम जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जो संस्कृत में जैसे जैसे धातु हम क्रिया को बोलते हैं। तो मूल भाषा अर्थात यहाँ मूल भाषा की बात संस्कृत के लिए की जा रही है। तो संस्कृत, तो जो भाषा है वो संस्कृत की भास धातु से उत्पत्ति हुई है। जो भाषा है उसकी उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। ठीक, यह भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। देखिए दोस्तों, भाषा की उत्पत्ति जैसे बता दिया हमने, संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जो कि मूल भाषा संस्कृत से ही ली गई है भाषा।
फिर यहाँ पे देखिए भाषा वह माध्यम है जिससे जिससे व्यक्ति अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष प्रकट करता है। व्यक्ति के मन में जो विचार हैं उनको एक दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए वह भाषा की सहायता लेता है। तो देखिए ये इसकी अब परिभाषा देखते हैं। भाषा के बारे में हम समझ गए। अब इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि हम क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन यह है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समझते हुए इसकी परिभाषा हम अपने आप खुद बनाएंगे कि किस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव कहें या विचारों कहें, मन के भाव और विचारों को, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। दोस्तों यहां से समझते हैं परिभाषा क्या है। परिभाषा कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, वह अपने मन के, हम लोगों के मन में जो है उसको भाव और विचार, हमारे मन में जो भाव हैं विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए, दूसरे के समक्ष प्रकट करने के लिए हम लोग जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। दोस्तों समझ में आया। फिर हम देखते हैं इसका अर्थ। इसको हम अर्थ के रूप में भी समझते हैं। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया। अर्थ, अर्थ समझेंगे हम लोग। अर्थ होगा इसका विचार। अर्थ को हम लोग अपने अकॉर्डिंग ही समझेंगे। जैसे किससे कहते हैं विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, नोट करते रहिए साथ में। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम विचार अभिव्यक्ति का सबसे विचार अभिव्यक्ति
का सबसे सशक्त माध्यम विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त साधन भाषा है। ये इसका अर्थ हो गया। फिर इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं हिंदी भाषा क्या होती है। हिंदी भाषा के बारे में जान लेते हैं। हिंदी भाषा कहाँ से आई ये जानते हैं। देखते हैं हिंदी भाषा। जो सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाओं की जननी, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, हम लोगों को पता है। फिर संस्कृत से क्या आई? पाली, पाली भाषा आई। पाली से, पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश। जो पाली है ये बौद्ध ग्रंथ में पाई जाती है। जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो बौद्ध ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे हैं, तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे हैं। प्राकृत, जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ लिखे हैं। जैन धर्म के ग्रंथ लिखे हैं। जो हिंदी का जो है मानक समय माना जाता है, जो का मानक समय जो है वो 1100 ईस्वी माना जाता है। हिंदी का जो उत्पत्ति का मानक समय का मानक समय जो है वो 1100 ईस्वी माना जाता है। समझ में आया? सभी भाषाओं की जननी संस्कृत होती है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा है, पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखा है। पाली से, पाली का बिगड़ा हुआ रूप प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के ग्रंथ हैं। फिर अपभ्रंश भाषा। इसी प्रकार से हिंदी की उत्पत्ति हुई। अब हिंदी का जो है वो हमारे संविधान में भी उल्लेख मिलता है। इसको मिटा दें। हिंदी का जो है हमारे संविधान के भाग 17, हमारे संविधान के भाग 17, हम सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं। भाग 17
आर्टिकल 343 से 351 में हिंदी के राजभाषा होने का उल्लेख मिलता है। में हिंदी का राजभाषा होने का उल्लेख मिलता है। हम दोस्तों टॉपिक वाइज कराएंगे हर एक क्वेश्चन, और व्याकरण को हम गहराई से जानेंगे कि इसमें है क्या, और अच्छे से समझेंगे जिससे आने वाली परीक्षाओं में कोई गलती ना हो। लोग देखते हैं हिंदी को बहुत ही आसान भाषा समझ लेते हैं, आसान है लेकिन इतनी भी आसान नहीं है कि बिना पढ़े एग्जाम में की जा सके। लोग क्या करते हैं, हिंदी को सोचते हैं एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम पढ़ लेंगे, फिर वो पढ़ते नहीं है और एग्जाम देने पहुंच जाते हैं, सोचते हैं हो जाएगा अब क्या पढ़ेंगे इसमें, और फिर वो उनका सिलेक्शन जो है वो हिंदी भाषा की वजह से ही रुक जाता है। उनका जो स्कोर है वो हिंदी में ही लो हो जाता है, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो सोचते हैं यार पढ़ लिया होता। इसीलिए हम हिंदी को सूक्ष्म रूप से कैच करने की जो है कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग मिला तो जरूर करेंगे। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ समझ ले, हिंदी का उल्लेख हमारे संविधान में भी मिलता है। हमारे संविधान के भाग 17 आर्टिकल 43 से 51 में हिंदी का राजभाषा होने का उल्लेख जो है वो मिलता है। अब इसको मिटाते हैं। फिर देखिए कहा जाता है भाषा को सही रूप देने के लिए, जो भाषा है उसको सही रूप देने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। जब तक एक सही व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा को सही रूप में किसी के समक्ष नहीं रख सकते हैं। विचार या अभिव्यक्ति अभी पीछे पढ़ाया आपने, तो भाषा को सही रूप देने के लिए व्याकरण की बहुत अति आवश्यकता है। भाषा को सही ढंग से प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। अब देखिए यहां से हम लोग देख रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं व्याकरण। भाषा को सही ढंग प्रस्तुत करने के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक है। तो हम यहाँ से व्याकरण के बारे में पढ़ते हैं, ये नोट कर लिया होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे दो क्या लेते हैं, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का परिचय। भाषा तो समझ में आ गया। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। व्याकरण का भी संधि विच्छेद होता है। वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण।
फिर देखते हैं व्याकरण का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। व्याकरण का अर्थ ही होता है भली भांति समझना। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। नोट कर लिया होगा व्याकरण, इसका शब्द जो है भली भांति समझना। वी प्लस आ प्लस करण व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा लिखते हैं हम लोग। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, व्याकरण को हम लोग ग्रंथ के रूप में समझते हैं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है। देखिए व्याकरण का इतनी महत्ता व्याकरण को दी गई है कि उसको हम लोग ग्रंथ भी बोलते हैं। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हम, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा भाषा, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, जिसके द्वारा किसी छूट गया, किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन, शुद्ध भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, सिखाया जा सकता है। शुद्ध प्रयोग जो है वो सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग सिखाया जाता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं व्याकरण किसी, अर्थात व्याकरण किसी, अर्थात व्याकरण किसी भाषा को भली भांति, अर्थात व्याकरण किसी भाषा को भली भांति, भाषा को भली भांति समझने का माध्यम है।
व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग सिखाया जाता है। अर्थात व्याकरण किसी भाषा को भली भांति समझने का माध्यम है। अर्थात जो व्याकरण है वो किसी भाषा को भली भांति समझने का माध्यम है। अब यहाँ देखिए, हम ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है। तना मिटा देते हैं, परिभाषा भी लिखी रहने देते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांट कर पढ़ा जाता है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझिए और उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे आपको बाद में समझने में आसानी रहेगी। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग देखिए, व्याकरण में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो वर्ण विचार, व्याकरण में जो 3 पार्ट होते हैं। पहला हो जाएगा आपका वर्ण विचार, दूसरा वर्ण के बाद क्या आता है शब्द, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा शब्द विचार। फिर जो तीसरा पार्ट है वर्ण के बाद शब्द और शब्द के बाद वाक्य विचार। फिर हम लोग देखते हैं भाषा। पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार से। हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार। जो कि हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णमाला पढ़ाएंगे, वर्ण विचार से ही वर्णमाला आएगी। वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं, क्या कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, सबके बारे में संपूर्ण जानकारी सूक्ष्म रूप से दी जाएगी। और हम लोग इतनी गहराई से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन वर्णमाला का हो वो गलत ना हो। वर्णमाला का एक या 2 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।